हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप सभी साथी जो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं टीम सीए और वन एग्जाम के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जीएफआर और ऑडिट की रिवीजन की क्लासेस मेरे द्वारा जो है वो चल रही है। उसके अलावा बिजनेस मेथड्स की भी चल रही है। अकाउंटिंग की अभी स्टार्ट होगी। पीछे दो और सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड राजस्थान सेवा नियम, तो उनकी भी रिवीजन क्लासेस जो है वो इसके बाद होनी है। इसके साथ साथ आप सब जो है पिछले वीक सैटरडे संडे को भी आपने करीब 4 सब्जेक्ट के टेस्ट जो है वो दिए होंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आपसे। और इस वीक भी आपको 4 टेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज उन टेस्ट को जरूर अटेंड करें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो वहां पे जो डाला जा रहा है, खास करके जीएफआर, आरएसआर, ऑडिट में मेरे सब्जेक्ट की मतलब बात कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन डाले हैं। हर रूल के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर रूल के अंदर एक या दो बातें ही होती है जो पूछी जा सकती है। मैंने कोशिश की है उन सारी चीज़ों को जो है वो क्वेश्चंस के जरिए आपके समक्ष रखा जाए। तो एटलीस्ट अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएंगे, आप मान के चलिए 80-90% बात यूं ही बन जाएगी, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस के साथ अगर आप दो चीज़ें और, एक तो जो फॉर्म नंबर दे रखे हैं, वो फॉर्म नंबर नई लिस्ट भी मैंने ऐप के अंदर कोर्स में ऐड की हुई है, ठीक है। तो जो नए फॉर्म नंबर है वो, प्लस इंपॉर्टेंट जितने भी रूल है उनके रूल के नंबर, के रूल नंबर 32 किसका है, 33, थोड़ा मेहनत का काम है। आप बस आज से अभी से लग जाइए, एक नोटबुक के अंदर या एक सिंपल पेपर लेके रूल नंबर लिखते जाए, रोजाना के 5-10 अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तभी वो याद होंगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं बैठ के सारा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हमें प्रैक्टिकल होके ये करना पड़ेगा कि आज से अभी से आपको ये रूल नंबर्स को लिख के याद करना पड़ेगा, रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये रूल याद होंगे, तभी आप इनके साथ फेमिलियर होंगे। आप अगर 10-20 बार इनको पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, तब हो सकता है कि रूल बेस्ड अगर 5 सवाल आपसे पूछे जाए तो 5 में से 3-4 आप सही अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और इस बात में कोई शंका नहीं है कि रूल नंबर नहीं पूछे जाएंगे। मतलब आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएफआर के 25 क्वेश्चन आएंगे, आरएसआर के टोटल 50 क्वेश्चन है, तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इन 50 में से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे पूछे जाएंगे इसके ऊपर। मतलब 30% जो है वो वेटेज है करीब। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इन रूल नंबर की, तो ये रूल नंबर आप आज से ही याद करें, ठीक है। अब जीएफआर के अंदर लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है, ये हैंड रिटन इतने बेहतरीन सुंदर राइटिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं मेरे अक्षरों के अंदर, तो इसका भी आप लाभ उठाएं। ऐप के अंदर ये ऐड हो जाएंगे, कोर्स के अंदर डाउनलोड करें, साइड में जगह छोड़ रखिए। आप जब प्रिंट निकालें तो एक साइड ही निकालें, दोनों तरफ नहीं निकालें, दूसरी तरफ आप अपनी तरफ से चीज़ों को एड ऑन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पूरे पेज के ऊपर रूल नंबर 38, 39, 40, 41 4 रूल समझाए गए, तो इसके पीछे के साइड का जो पेज है, जब आप पढ़ रहे होंगे इनको, तो इसका और कंडेंस्ड वर्जन जो इसकी समरी है एकदम, वो एक पीछे चार्ट टाइप बना के चारों रूल की समरी आप खुद से क्रिएट करने का प्रयास करें, तब जाके चीजें जो है वो कंप्रेस होना शुरू होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा आप चीजों को समराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे एग्जाम के अंदर, उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी एग्जाम में, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स है तो मैंने जो अभी बातें बोली है, प्लीज इनको रिवाइंड करके वापस सुन लेना, बस ये 2-3 एक्टिविटीज मिस मत करना, ठीक है। अगर आप नॉन सीरियस है, ठीक है, दे रहे हैं देन टाइम पास के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके लिए एग्जाम मैटर करता है, आप प्लीज इन बातों जो मैंने पीछे बोली है, एक तो रूल नंबर के लिए आज से अभी से लग जाइए। रेगुलर बेसिस पे आप अगर एफर्ट करेंगे तो अगले 2-3 महीने में मेरा पूरा ये एश्योरेंस है कि आप 80-90% रूल्स आपको याद हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये इस तरीके से
समरी साथ साथ में क्रिएट करते जाएं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, आपको जो समरी क्रिएट करनी है और ज़्यादा क्रक्स। ठीक है, क्योंकि मेरी समस्या ये रहती है कि मैं यहाँ पे चीज़ें मिस ज़्यादा नहीं कर सकता, मतलब स्किप नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं कि आपको जो जो चीज़ें पता है उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ हर रूल में वही बात लिखनी है जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे रूल नंबर 38 है, ये पता है आपको कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रेवेन्यू को माफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई रेवेन्यू की माफी देनी है तो सक्षम अधिकारी दे सकते, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद से समरी तैयार करेंगे तो वो बहुत छोटी होनी चाहिए ताकि उसका क्विक रिवीजन हो सके और उसमें वही बातें होनी चाहिए जो आप भूलने की संभावनाएं हैं। चलिए आते हैं डिस्कशन के ऊपर। अच्छा, ऑडिट की क्लास भी जो है वो कल अपलोड हो जाएगी रिवीजन की। इस वीक में मैंने दोनों क्लासेज जो है वो एक दिन रिकॉर्ड की थी, लेकिन उनमें कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था, तो ये वापस से मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों क्लासेस, GFR और ऑडिट की। अदरवाइज जो है ऑडिट की आपको वेडनेसडे तक या थर्सडे तक क्लास मिल जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, और ये मिल जाएगी आपको सैटरडे और संडे को। जो अपना शेड्यूल है कि वीक में 2 क्लास आएगी, उसी तरीके से ये क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, करीब 4-5 और क्लासेस होगी इस तरह की, उसके बाद अपन RSR और इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे। चलिए, चैप्टर 3 जो है रेवेन्यू और रिसीव्ट्स की बात करता है। रेवेन्यू का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजस्व और प्राप्तियां। किसकी राजस्व की बात कर रहे हैं, किसकी प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार की, गवर्नमेंट की राजस्व और गवर्नमेंट की प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब एक चीज इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, कि जो गवर्नमेंट की जो प्राप्तियां होती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो होता है, वो पैसा जिसके ऊपर सरकार का हक होता है, जिस पर सरकार का हक का मतलब जो सरकार की आय है, एक तरीके से सरकार की क्या है, आय है। जैसे मान लो मैं किसी काउंटर पे बैठा हूँ, ठीक है, सिनेमा हॉल का काउंटर पे टिकट काट रहा हूँ, तो एक तो वो पैसा जो सिनेमा के लिए आ रहा है, ठीक है, उस पे सिनेमा हॉल के मालिक का हक है। एक कोई दूसरा पैसा आ रहा है मेरे पास, जमा करवा के जा रहा है कि भाई इसको सेफ रखना, ये सिनेमा हॉल के मालिक का नहीं है ना, सेफ्टी के लिए रखा है। क्लियर। तो दोनों में फर्क हो गया ना, कि एक तो गवर्नमेंट की इनकम है और एक कोई दूसरे पर्पज के लिए आ रहा है। मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि गवर्नमेंट के पास किसी ने टेंडर फाइल किया, क्या किया, कोई टेंडर में बिड में भाग लिया, टेंडर होता है ना, तो टेंडर के टाइम उसको निविदा राशि देनी होती है, प्रतिभूति को सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। मान लो 2% सिक्योरिटी उसने 1 लाख रुपए जमा करवाए। अब ये 1 लाख क्या सरकार की आय है? आय नहीं है, इनको सरकार को क्या करना पड़ेगा, वापस रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सरकार की आय है, मतलब जिसपे सरकार का हक है, सरकार चाहे जैसे उस पैसे को खर्च कर सकती है, ये सारा पैसा जाता है किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। दूसरा, वो जो अन्य पैसा है जिसपे सरकार का हक नहीं है लेकिन जो सरकार को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सरकार के पास आ तो रहा है लेकिन सरकार का उसके ऊपर हक नहीं है, सरकार उसको खर्च नहीं कर सकती। ये सारा पैसा जाता है किसमें, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, राज्य का एक सार्वजनिक खाता होता है पब्लिक अकाउंट, उसमें जमा होता है। ये दोनों बातें क्लियर है आपको, जिसपे हक है वो तो कंसोलिडेटेड फंड और जो अदर है वो इसमें। अब एक बात बताइए, ये जो पब्लिक अकाउंट है, इससे जब पैसा वापस निकाला जाएगा तब क्या हमें विधानसभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, क्या विधानसभा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? विधानसभा से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पैसे के ऊपर सरकार का हक नहीं था। ठीक है, तो जैसे आया ये चला गया। लेकिन जो पैसा सरकार की आय का हिस्सा है, जो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में गया है, इससे पैसा अगर आपको विड्रॉ करना है, निकालना है, ठीक है, तो विड्रॉल से पहले आपको जो असेंबली है, आपकी विधानसभा है, उस असेंबली के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो हम देखते हैं सालाना अप्रूवल सरकार कैसे लेती है, बजट के माध्यम से लेती है। जब सरकार बजट लेके आती है तो उसके साथ एक बिल ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है, ग्रांट्स दी जाती है। तो सरकार बजट के साथ ये पेश करती है कि भाई हमें जलदाय विभाग के लिए इस साल ये स्कीमें, इतना पैसा चाहिए, शिक्षा के लिए इतना चाहिए, चिकित्सा विभाग के लिए इतना चाहिए। अलग अलग विभाग वाइज जो है वो डिमांड करती है पैसों की, कि मान लो इसमें 1 लाख करोड़ चाहिए, इसमें ये चाहिए, ये चाहिए।
फिर इस पे क्या होती है, वोटिंग होती है और अप्रूवल होती है। अप्रूवल होने के बाद इस बजट के अकॉर्डिंग ही साल भर पैसा खर्च होता है। कहां से निकाल के, इस कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के सरकार क्या करती है, पैसा ये खर्च करती है। यहां तक क्लियर। अब साल के दौरान कोई ऐसा खर्चा आ गया, ठीक है, जो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, कोई नए तरह का खर्चा आ गया, कोई नए तरह का खर्चा आ गया, ठीक है, तो उसके लिए सरकार, मान लो जब कोविड आया तो सरकार को पहले से तो पता नहीं था, कोविड-19 के लिए सरकार को मान लो वैक्सीन खरीदनी थी, तो ये वैक्सीन की खरीद का खर्च जो अचानक आ गया, इसके लिए सरकार क्या करती है, एक कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड। तो कोई भी ऐसी इमरजेंसी नेचर का खर्चा जो यहां से अप्रूव्ड नहीं है, कहां से, विधानसभा से अप्रूव्ड नहीं है, असेंबली से अप्रूव्ड नहीं है, या लेजिस्लेचर कहते हैं इसको, इससे अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो वो इमरजेंसी नेचर के खर्चे को आप कहां से ले सकते हो, इस कंटीजेंसी फंड से, गवर्नर साहब की अप्रूवल से। बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अगला जो बजट आएगा तो उससे पहले आपको जो कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना है, इसकी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फिर से विधानसभा से, कि साहब ये इतना पैसा हमने बीच में इमरजेंसी चाहिए था तो यहां से निकाला था, अब हम इसकी अप्रूवल ले रहे हैं, तो वापस क्या किया जाएगा, वो पैसा जो इसमें से निकाला है वापस कंसोलिडेटेड फंड से इसमें ऐड कर दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, मान लो चिकित्सा विभाग के लिए 10,000 करोड़ का अप्रूवल किया था, लेकिन साल के दौरान कोविड आ गया तो 12,000 करोड़ का खर्च हो गया, तो 2,000 करोड़ आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है। अब ये 2,000 करोड़ कहां से लेंगे, तो ये आप कहां से ले सकते हो, कंटीजेंसी फंड से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कंटीजेंसी फंड की अप्रूवल आपको बाद में लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कोई ऐसे खर्चे जिनकी अप्रूवल पेंडिंग है, जिनकी अप्रूवल क्या है, पेंडिंग है, कहां से, ये पार्लियामेंट या असेंबली से, ठीक है, वो खर्चे आप कहां से करोगे, कंटीजेंसी फंड से। तो ये तीन तरह के मेन जो अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड गवर्नर या प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, मतलब राज्य में गवर्नर के हाथ में, केंद्र में प्रेसिडेंट के हाथ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये पढ़िए रूल, हम क्या कह रहे हैं, सरकार का रेवेन्यू यानी राजस्व जो सरकार की आय है या कोई प्राप्तियां जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है उससे संबंधित रूल है। पहला रूल नंबर 27 क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है, हर विभाग का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, ठीक है, जो नियंत्रण अधिकारी है, एक और चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये विभाग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यानी हो गया विभाग, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कोई भी जलदाय विभाग, ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का मुखिया कौन होता है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर क्या होते हैं, खूब सारे ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह ऑफिस होता है। मान लो एक ऑफिस इसका जोधपुर में है, एक जयपुर में है, एक अजमेर में है, एक कोटा में है, उदयपुर में है, अलग अलग जगह इसके खूब सारे ऑफिसेज है। सब किसके अंडर आ रहे हैं, इसी विभाग के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो हर ऑफिस के लिए क्या नियुक्त किया जाता है, हमने कहा था एक हेड ऑफ ऑफिस नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये होता है कार्यालय अध्यक्ष, उस पर्टिकुलर ऑफिस का ये अध्यक्ष है। ये कौन है, ये हेड है पूरे डिपार्टमेंट का, क्लियर, ओके। फिर एक वर्ड आता है डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, वो व्यक्ति जो क्या करता है, जितने भी ये बिल्स होते हैं, जो पेमेंट्स होते हैं, जो सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं, इनको जो डील करता है, जो बिल के ऊपर साइन करता है, चेक के ऊपर साइन करता है, वो होता है डीडीओ, ठीक है। तो ये हेड ऑफ ऑफिस डीडीओ इंटरचेंजेबल वर्ड है, मतलब ज्यादातर जगह आप देखोगे हेड ऑफ ऑफिस को ही डीडीओ का काम दिया जाता है, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है ये ऑफिसर कैडर के आदमी होते हैं, ठीक है। फिर एक अलग व्यवस्था होती है ट्रेजरी की, ठीक है, ट्रेजरी यानी तोशाखाना, कोषागार। सरकार ने एक विभाग बना रखा है जहां कैश जो होता है, सरकार का पैसों का मामला सारा यहां आता है, ठीक है। तो
मान लो एक जिले की बात करें, मान लो ये जोधपुर जिला है, ठीक है। इस जोधपुर जिले में जलदाय विभाग का भी ऑफिस है, चिकित्सा विभाग का भी ऑफिस है, शिक्षा विभाग का भी है, खनिज विभाग का भी है और 50 ऑफिस है। अब सबके कुछ न कुछ पैसे आते हैं साल भर में, सबको कुछ न कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकार क्या करती है, हर जिले के अंदर एक ट्रेजरी ऑफिस बनाती है, ठीक है, कोषागार बनाती है कि जो पैसा आ रहा है वो यहाँ जमा हो जाएगा, जो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए वो यहाँ से विड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। ये तहसील स्तर पे सब ट्रेजरी भी बनाई जा सकती है। किसी तहसील में ज्यादा काम है तो उस तहसील के लेवल पे एक सब ट्रेजरी का छोटा ऑफिस और बनाती है। क्लियर? तो ये होता है कोषागार या ट्रेजरी। हालांकि आजकल सारे काम कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सभी विभागों के लिए, मैंने एक जनरल बात बताई, ठीक है। अब फाइनेंस के जो मैटर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रूल पढ़ रहे हैं, तो इसका जो हेड है वो कौन होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वित्त विभाग, ठीक है। दूसरी तरफ एक होता है अकाउंटेंट जनरल, एजी बोलते हैं इसको, एजी, ओजी, लोजी, सोनोजी। एजी का काम क्या है, देखिए अकाउंटेंट जनरल का काम है कि जो जैसे केंद्र में होता है सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सिमिलरली राज्य में एजी का काम होता है गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, खाते, और उनकी ऑडिट का काम ये करती है, ठीक है। खाते बनाना मतलब हिसाब किताब रखना और उनकी ऑडिट करवाना, ठीक है, अंकेक्षण करवाना, जांच करवाना, ये दोनों कार्य किसके होते हैं, अकाउंटेंट जनरल के, ठीक है। तो हम बार बार ये देखते हैं कि कुछ चीजें होती है हर विभाग को जो अकाउंटेंट जनरल को टाइमली बतानी पड़ती है, ठीक है, ओके। अब देखिए जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो नियंत्रण अधिकारी है, ठीक है, वो ये देखेगा क्या कि जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, मतलब जो सरकार के बकाया राशि है, जो सरकार पैसा मांग रही है, उसको रेगुलरली यानी नियमित रूप से और प्रॉम्प्टली यानी तुरंत प्रभाव से क्या किया जा रहा है, असेस किया जा रहा है, यानी उसका निर्धारण किया जा रहा है। निर्धारण करने का मतलब जैसे जलदाय विभाग है तो जलदाय विभाग निर्धारण करने के लिए क्या करता है, मंथली बेसिस पे बिल भेजता है। बिजली विभाग क्या करता है, बिल भेजता है, मतलब आप असेसमेंट कर रहे हो। फिर रियलाइज यानी उसकी वसूली कर रहा है पैसों की, और अकाउंटिंग मतलब उसका हिसाब फिर रिकॉर्ड कर रहा है, उसको ट्रेजरी में जमा करवा रहा है। तो ये तीन काम, एक तो निर्धारण करना, फिर उस पैसे को रियलाइज करना, और तीसरा अकाउंटिंग कर। क्या बोला गया, हर विभाग के लिए, हर विभाग के लिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे जलदाय हो, चाहे विद्युत विभाग हो, उसका जो नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो सब नियंत्रित करता है, उसकी एक ड्यूटी है क्या कि वो ये देखे कि सरकार का जो भी बकाया पैसा, जो सरकार पैसा मांग रही है लोगों में, उसको रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, जैसे मंथली, वीकली, क्वार्टरली, कुछ भी तरीका, और प्रॉम्प्टली यानी तुरंत क्या किया जा रहा है, उसका निर्धारण किया जा रहा है, उसकी वसूली की जा रही है, और उसकी अकाउंटिंग यानी उसको हिसाबों में लिखा जा रहा है, ठीक है। और जो पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट किया जा रहा है किसमें, कंसोलिडेटेड फंड में या पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू है तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। रेवेन्यू यानी सरकार की आय है, राजस्व है। और कोई अन्य प्राप्तियां हैं जिसपे सरकार का हक नहीं है तो वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, क्लियर। हर कंट्रोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी पता चल गई। सरकार का जो भी बकाया पैसा है उसको टाइमली निर्धारण करना है, वसूल करना है और खाते में लेके आना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है, जो नियंत्रण अधिकारी है, वो क्या करेगा, अपने नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिस है, मतलब उसके नीचे जो छोटे छोटे ऑफिस है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे खूब सारे ऑफिस जाते हैं, तो हर जो नियंत्रण अधिकारी है वो उसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट मतलब निचले जो भी दफ्तर है उनसे मंथली अकाउंट्स मंगवाएगा। उनसे मंथली क्या करेगा, अकाउंट्स मंगवाएगा, मतलब हिसाब किताब मंगवाएगा कि भाई इस महीने में आपने कितना निर्धारण किया, कितना पैसा वसूल किया, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है वो आपको क्या करनी है, वसूल, सॉरी वो स्टेटमेंट लेना है। क्लियर।
जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज है उनसे। ठीक बात। अब जैसे ये हेड ऑफ ऑफिस है जलदाय विभाग का, उसने अपने अंडर जितने भी ऑफिस है उससे पूछा कि इस महीने में कितने बिल जारी किए, कितनी वसूली हुई, कितने जमा हो गए। ठीक है, पूरा हिसाब किताब क्या किया जाएगा, मंथली बेसिस पे एचओडी द्वारा लिया जाएगा। फिर वो कंपेयर करेगा नियंत्रण अधिकारी क्या, कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब जहां सरकार का एक्चुअल पैसा जमा हुआ है, ठीक है, तो जो ट्रेजरी के अंदर जो क्रेडिट्स दिखा रहे हैं, मतलब जो ट्रेजरी में पैसा जमा हुआ है और जो इन्होंने सूचना दी है, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं है। देखिए एक तरफ तो क्या हो रहा है, जो अकाउंटेंट जनरल है वो, उसका काम ही क्या है, अकाउंटिंग का, वो हिसाब रख रहा है कि सरकार के पास कितना पैसा जमा हो रहा है। वो सूचना कहाँ से लेता है, जो ट्रेजरी होती है वहां से लेता है। ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा होता है। ठीक है, तो वो ट्रेजरी से जानकारी लेके अपने पास अकाउंटिंग मेंटेन करता है, हिसाब मेंटेन करता है। इधर जो विभाग है उसने क्या किया, अपने नीचे वाले जितने भी दफ्तर है उनसे जानकारी मंगाई और यहाँ पे उन्होंने टोटल किया कि मान लो जनवरी के अंदर कुल 1 करोड़ रुपया हमारी तरफ से जमा हुआ। इधर वो एजी से सूचना लेगा कि भाई आपके अनुसार कितना पैसा जमा हुआ। उसने कहा हमारे हिसाब से 97 लाख ही जमा हुआ है। तो फिर इस विभाग की जिम्मेदारी है वो तहकीकात करे कि 3 लाख रुपए किधर गए। हो सकता है किसी ऑफिस ने 3 लाख कलेक्ट कर लिए हो, जमा नहीं करवाया। समझ के बात? ओके, तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर की ये भी ड्यूटी है क्या, कि वो मंथली बेसिस पे नीचे से सारी जानकारी ले, फिर उनको इकट्ठी करे और कंपेयर करे किसके साथ, जो ट्रेजरी के अनुसार जो क्रेडिट यानी जो जमाए हैं उनको। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक है तो या तो वो मिस्टेक है तो एजी को बताएगा, या अपने विभाग में कुछ गड़बड़ है तो उनसे पूछताछ करेगा कि भाई कहाँ गड़बड़ रह गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल 28। एक सेकेंड है ना, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए रूल 28, 28 नंबर रूल क्या कहता है, जो एजी है अकाउंटेंट जनरल, वो क्या करेगा, अपने अकाउंट में से एक एक्सट्रैक्ट भेजेगा किसको, उस कंट्रोलिंग ऑफिसर को। ठीक है भाई, जो एजी ने इधर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, इस एजी ने जो अपने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किए, वो क्या करेगा, उसका एक हिस्सा, उसके पास पूरे सरकार के सभी विभागों के अकाउंट है, तो इसमें से वो क्या करेगा, जो मान लो जलदाय विभाग से संबंधित जो अकाउंट्स का एक्सट्रैक्ट मतलब जो एक हिस्सा, वो निकाल के क्या करेगा, उस जलदाय विभाग को भेजेगा। ठीक है, ताकि जलदाय विभाग क्या कर सके, उसको मैच कर सके, अपने जो अकाउंट्स उसने मेंटेन किए दोनों में सही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। होता क्या है गड़बड़, जैसे कोई पैसा जमा किया जाता है तो जमा के वक्त कुछ कोड हेड होते हैं। ठीक है, संख्या दी जाती है, जैसे जो बिजली का कोई मान, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिजली का बिल है तो उसका मान लो कोड दे दिया 0008, किसी का दे दिया 1007, अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, तो उस कोड के हिसाब से पैसा आपको जमा करना पड़ता है ताकि ये पता चले ट्रेजरी वाले को, अदरवाइज क्या पता चलेगा कि ये पैसा जमा हो रहा है, ये किस नाम पे जमा हो रहा है। तो ट्रेजरी कोड वाइज देखेगी, अच्छा इस विभाग का इतना आया, इस कोड में इतना आया, इस कोड में इतना आया, अलग अलग हेड वाइज जो है वो पैसा, कि भाई टैक्स डिपार्टमेंट का इतना आ गया, वेट डिपार्टमेंट का इतना आ गया, जीएसटी का इतना आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स का इतना, सबका अलग अलग हेड वाइज क्लासिफिकेशन होता है। तो समझिए एजी क्या करेगा, भेजेगा अपने अकाउंट्स का एक हिस्सा किसको, कंट्रोलिंग ऑफिसर को, और डिपार्टमेंट जो है वो अपने स्तर पर अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट वाले क्या करें, उनको पता है कि महीने के लास्ट में एजी अपनी तरफ से अकाउंट्स भेजेगा तो उसी में से टीप के, उसी में से देख के बढ़ा देंगे अपने अकाउंट्स। ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट अपने स्तर पे अकाउंट्स मेंटेन करेगा। जो एजी से सूचना आ रही है आपके पास अकाउंट्स की रिकॉर्ड, वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ट्रेजरी के द्वारा जो तैयार किया गया रिकॉर्ड है, जो किससे प्राप्त हो रहा है आपको, एजी के थ्रू प्राप्त हो रहा है, उससे आपको अकाउंट्स नहीं बनाने। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अगर कोई करेक्शंस है, करेक्शन मतलब कोई मिस्टेक है, क्लासिफिकेशन में कोई गलती हुई है या कोई अन्य मिस्टेक है, तो डिपार्टमेंट से क्या होगा, उस ट्रेजरी ऑफिसर के जरिए आपको एजी को लेटर भेजना है करेक्शन के लिए। ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे जो यहाँ से जो हिस्सा आया उसको देखा आपने, मैच किया तो पता चला
कि भाई आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 1 करोड़ जमा होने चाहिए थे, जबकि एजी से जो आई है सूचना उसमें 97 लाख ही जमा हुए। फिर पता चला कि अच्छा 3 लाख रुपए जब जमा करवाए गए तो उनके अंदर गलती से दूसरा कोड लगा दिया गया और वो विद्युत विभाग के हेड में जमा हो गया। ठीक है, अब आपको सुधार करवाना है तो आप क्या करोगे, इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर आप भर के किसको भेजोगे, ट्रेजरी ऑफिस को भेजोगे। ट्रेजरी ऑफिस किसको भेजेगा, एजी को भेजेगा अप्रूवल के लिए कि साहब ये करेक्शन करना है, ये इस विभाग से रिक्वेस्ट आई है क्या कि ये 3 लाख रुपए हमने गलत हेड में जमा करवा दिए। तो ट्रेजरी वाला पूछेगा कि साहब ये विद्युत में से निकाल के जलदाय विभाग में डाल दो क्या, तो एजी अप्रूव करेगा और फिर ये करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके लिए फॉर्म नंबर है GA10। GA10 वैसे ये मैंने बता रखे हैं, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा इनको। आगे देखिए नेक्स्ट, रूल नंबर 29, रूल नंबर 29, हर डिपार्टमेंट अपने डिटेल्ड रूल बनाएगा किसके संबंध में, जो रेवेन्यू जो पैसा है उसका असेसमेंट, कलेक्शन और रेमिशन के संबंध। हर विभाग क्या करेगा, डिटेल में रूल बनाएगा इससे संबंधित कि उसका जो भी राजस्व वो प्राप्त करता है उसका असेसमेंट निर्धारण कैसे होगा, कलेक्शन कैसे होगा और माफी कैसे दी जाएगी। जैसे मैं बताऊं, विद्युत विभाग ने अपने नियम बना रखे हैं। अगर आप विद्युत विभाग की वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने TCOS, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो सेवाएं वो देते हैं विद्युत की, उसके जो नियम है, प्लस एक टैरिफ कोड होता है। टैरिफ कोड के अंदर किस दर से हम बिजली बेचेंगे घरेलू कनेक्शन को अलग अलग, तो इसके आधार पे वो बताते हैं कि हमारा जो है वो राजस्व का निर्धारण कैसे होगा, फिर उसकी वसूली कैसे होगी, रियलाइजेशन। तो उसमें उन्होंने कर रखा है कि हर 2 महीने से हम बिल भेजेंगे, ठीक है, बिलिंग का साइकिल क्या होगा वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो उसमें बिल में माफी के लिए क्या कमेटी है, किसको पावर है। तो कहने का मतलब हर विभाग इस तरीके से अपने विस्तृत नियम खुद के स्तर पे बनाएगा। ठीक है, ओके। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें कोई फाइनेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसमें कोई वित्तीय मामला है, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद ही वो नियम जो है वो लागू होंगे। ठीक है, नियम तो आपको बनाने हैं लेकिन आपको किसको भेजने पड़ेंगे, वित्त विभाग को भेजने पड़ेंगे कि साहब इसको देख लीजिए ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 30, गवर्नमेंट के ड्यूज को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार कह रही है अपना पैसा जो है वो छोड़ना नहीं है, किसी को मांग रहे हो तो जब तक है जान उसके पीछे पड़े रहो, पैसा वसूल करके ही छोड़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इररिकवरेबल है, ये पैसा वसूल हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उस केस में जो सक्षम अधिकारी है उसकी अप्रूवल लेनी होगी और उस पैसे को राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, अगर इररिकवरेबल है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज बना रखी है कि भाई 10,000 तक का कोई मामला है तो जो ये अधिकारी कर सकता है, ठीक है, 1 लाख तक का है तो ये अधिकारी, तो उस डेलीगेशन ऑफ पावर के अनुसार जो शक्तियां दी गई है उसके अनुसार उसकी राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 31, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। रूल नंबर 31 बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा क्या कहता है रूल नंबर 31। जो क्रेडिट दी जाती है, क्रेडिट करने का मतलब जो आप अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में क्रेडिट यानी पैसों को जमा दिखा रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है कि भले कितना ही श्योर हो जाए, पक्का हो जाए कि ये पैसा जमा हो ही जाएगा आज शाम तक या कल तक, आपको अपने खातों के अंदर पैसों को क्रेडिट नहीं करना है, क्रेडिट नहीं करना है। कब तक, जब तक एक्चुअली वो पैसा रियलाइज नहीं हो जाए, एक्चुअल रियलाइजेशन से पहले नहीं करना। रियलाइज होने का मतलब वास्तविक वो पैसा आपको प्राप्त नहीं हो जाए, आपके खाते में नहीं आ जाए, तब तक आपको क्रेडिट नहीं करना है सामने वाले के खाते को। क्लियर, ओके, समझ आ गई बात। तो इसको एक टर्म दी जाती है, क्रेडिट मस्ट फॉलो
एक्चुअल रियलाइजेशन। क्रेडिट जो है वो फॉलो करना चाहिए, किसके बाद होना चाहिए, एक्चुअल रियलाइजेशन के बाद में। आप ऐसा नहीं कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके और एक बार पैसे की रिसिप्ट को शो कर दें, इस तरीके से आपको नहीं करना है, एडजस्टमेंट किसी तरह का नहीं करना। जब वास्तविक पैसा आए तभी आपको एंट्री करनी, ठीक है। तो बस ये रूल ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 32, एचओडी जो है, हर विभाग का जो मुखिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सूचित करेगा किसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वित्त विभाग को, क्या, रेवेन्यू कलेक्शन की प्रोग्रेस, ठीक है। हर विभाग का जो विभाग का अध्यक्ष है, जैसे विद्युत विभाग हो गया, जलदाय विभाग हो गया, मान लो 50 विभाग है, इनके जो मुखिया है वो सीधा किसको रिपोर्ट करेंगे, बताओ किसको रिपोर्ट करेंगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, उसको क्या बताएंगे, प्रोग्रेस बताएंगे, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करते रहेंगे, मंथली बेसिस पे प्रोग्रेस से अवगत करवाते रहेंगे कि भाई कितना कलेक्शन हुआ है, बजट के अनुसार कितना टारगेट था और वास्तव में कितना पैसा आया, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मतलब उसको पूरे राज्य स्तर पर भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बजट बनाया है, बजट में उन्होंने प्लान किया होगा कि अप्रैल में इतना आएगा, मई में इतना आएगा पैसा, ठीक है। तो मंथली प्रोग्रेस सभी विभागों से आपको देता रहना है, ठीक है। और बजट से कितना वेरिएशन है, मतलब बजट में कितना सोचा था आपने, मान लो 10 करोड़ सोचा था अप्रैल के अंदर, एक्चुअल 7 करोड़ ही आया है, इस तरीके से। आगे देखिए, रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग लैंड और फाइन्स, जो सरकारी जमीन है, सरकारी बिल्डिंग्स है, भवन है, और पेनल्टियां जो है उनके किराए, सरकारी भवन और बिल्डिंग का किराया और पेनल्टियों की वसूली के संबंध में 2-3 नियम है, देख लीजिए। रूल नंबर 33 क्या कहता है, देखिए बिल्डिंग और लैंड्स, ये नॉर्मली जमीनें वगैरह किसके अंडर आती है, इनका अलग विभाग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी कहते हैं इसको, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम ही क्या है, ये बिल्डिंगों का निर्माण करता है, जितनी भी बिल्डिंग और जो अचल संपत्तियां होती है सारी इसी के अंडर आती है। लेकिन कई बार ये बिल्डिंग है, ये जमीनें, इन पीडब्ल्यूडी के अलावा दूसरे जो सिविल डिपार्टमेंट है, अन्य जो विभाग है, उनके अंडर भी आती है, ठीक है। उनकी देखरेख में, उनके नियंत्रण में भी कुछ बिल्डिंगें, कुछ जमीनें होती है। तो ऐसे में सामान्य तो इन बिल्डिंग और जमीनों के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका काम ही यही है, इस विभाग का तो काम ही यही है, इनका निर्माण करना, रख रखाव करना वगैरह सब। लेकिन अगर कोई दूसरा विभाग इनकी रख रखाव कर रहा है, उनके नियंत्रण में है, तो उस सिविल डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, जो मुखिया है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है तो उसका टाइमली जो है वो किराया आप वसूल कर रहे हो। कोई जमीन किराए पे दे रही है तो उसका लीज जो रेंटल है, लीज चार्जेज है, वो आप क्या कर रहे हो, वसूल कर रहे हो, ठीक है। उस विभाग के विभागाध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है, ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, रूल नंबर 34, फिर ये भी बोला गया कि आप जो किराया है उसके निर्धारण के लिए, उसकी रिकवरी के लिए नियम भी बनाओगे, ठीक है। और जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नियम है वही आपके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। ओके, भाई किराया किस तरीके से तय होगा, वर्ग फुट के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से, जमीन के अंदर कॉमर्शियल जमीन है, कैसी जमीन है, तो वो जो पीडब्ल्यूडी के नियम है वही लागू होंगे। प्लस हर विभाग अपने डिटेल रूल जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइन और पेनल्टीज, अगर कोई पेनल्टी, फाइन्स लगाए जा रहे हैं तो उसके संबंध में देखिए, जिस अथॉरिटी को फाइन लगाने का अधिकार है, ठीक है, वो ये देखेगा कि जो फाइन लगाया है वो फाइन कलेक्ट हुआ, मतलब उसकी वसूली हुई, और उसको ट्रेजरी में जमा किया कि नहीं किया। दो बातें, जिस अथॉरिटी के पास फाइन लगाने की शक्ति है, हर किसी को तो है नहीं पावर फाइन लगाने की, जिसको ये शक्ति है वो ये देखेगा कि वो फाइन जो लगाया उसने, उसकी वसूली हुई और ट्रेजरी में जमा हुआ कि नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ अथॉरिटीज को फाइन को माफ करने और रिफंड करने की भी शक्ति होती है। मान लो किसी के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा दिया और उसने एप्लीकेशन दी, साहब गरीब आदमी हो, गलती हो गई, पहली बार माफ कर दीजिए, तो सरकार ने ऐसा नहीं है, माफी के भी प्रावधान रखे हैं
और कुछ अथॉरिटीज को ये पावर दी है कि आप रिफंड कर सकते हो फाइन। तो वो जब जिसको पावर है कि वो रिफंड कर सकता है, वो ये देखेगा कि कोई डबल रिफंड तो नहीं हुआ है, कि एक बार रिफंड ले लिया दोबारा और आ गया, या किसी के ऊपर सिर्फ फाइन लगाया था, ठीक है, पर उसने जमा नहीं करवाया, अभी पैसा जमा नहीं करवाया। ओके, और इस दौरान वो आ गया क्या, उसको तो मन में डर था कि फाइन तो लग चुका है, अब तो जमा तो करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक करवाया नहीं था। उसी दौरान वो भटकता भटकता आ गया माफी मांगने कि साहब गलती होगी, मेरा फाइन जो है आप माफ कर दी। और जो अथॉरिटी थी उसने कहा जाओ क्या याद रखोगे, ये लो हम आपका फाइन क्या करते हैं, रिफंड करते हैं, और उसको रिफंड जारी कर दिया। एक तरफ तो सिर्फ फाइन लगाया था, जमा तो हुआ नहीं, लेकिन आपने रिफंड कर दिया। तो ऐसा नहीं हो, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, डबल पेमेंट, डबल रिफंड नहीं हो। तो एक तो डबल रिफंड, या जो फाइन ट्रेजरी में जमा ही नहीं हुआ उसका रिफंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिफंड करो उससे पहले देखना है कि भाई एक्चुअली पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 36, ये कोर्ट के संबंध में। ज्यादातर फाइन वगैरह ये कौन लगाते हैं, पेनल्टी कोर्ट ही लगाते हैं, जो निचले स्तर के छोटे मोटे कोर्ट होते हैं तहसील स्तर पे, ये फाइन लगाते रहते हैं, यही काम है इनका। तो हर जो निचले स्तर का कोर्ट है, चाहे सिविल कोर्ट है चाहे क्रिमिनल कोर्ट है, वो महीने के अंत पे क्या करेगा, एक उसके द्वारा लगाए गए फाइन्स का स्टेटमेंट बनाएगा पूरा। ठीक है, कि उसने कितना फाइन लगाया, कितना कलेक्ट हुआ, कितना माफ किया, और फाइनली बैलेंस कितना है। कि मान लो इस महीने के अंदर 12 लाख का फाइन लगाया, ठीक है, उसमें से 11 लाख वसूल हुए, रिकवर हुए, ठीक है, 3 लाख का हमने रिफंड कर दिया, पीछे नेट 8 लाख का पैसा हमारे पास बैलेंस हमने रहा। ठीक है, तो एक इसका स्टेटमेंट बना के आप क्या करोगे, हर जो ऐसा कोर्ट है वो उस जिले के जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जिला के जो मेन जज है, उनको ये स्टेटमेंट सबमिट करेगा मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या करेगा, वो कंसोलिडेट करेगा। उसके पास मान लो उस जिले के अंदर 5 तहसील है, 5 तहसीलों के जजों से जो रिपोर्ट आई है, ऐसे स्टेटमेंट आया है, उसको कंसोलिडेट इकट्ठा करेगा। साथ में क्या जोड़ेगा, वो उसके खुद के द्वारा भी जो पेनल्टीज लगाई है वो भी उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा, और एक मंथली फाइन स्टेटमेंट बनाएगा। मंथली जो फाइन और पेनल्टीज लगाई है उनका एक स्टेटमेंट बनाएगा कंसोलिडेटेड, मतलब सबका मिला जुला के। ठीक है, और ये भाई साहब फॉरवर्ड करेंगे उस जिले के ट्रेजरी ऑफिसर को। किसको, ट्रेजरी ऑफिसर को। क्यों, क्योंकि पैसा एक्चुअली जमा तो कहाँ हुआ है, ट्रेजरी में ही हुआ होगा। भाई ये पैसा लेके तो बैठे नहीं है, इन्होंने फाइन लगाया होगा, पैसा जमा हुआ कहाँ, ट्रेजरी में। जो रिफंड हुए वो भी ट्रेजरी से हुए होंगे। तो बेसिकली इधर जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कंसोलिडेटेड मंथली स्टेटमेंट जो दिया, कंसोलिडेटेड जो मंथली स्टेटमेंट दिया है फाइन्स का, उसको कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, ट्रेजरी अपने अकाउंट से वेरीफाई करेगा। जब ट्रेजरी के पास ये स्टेटमेंट आएगा, मान लो इस स्टेटमेंट में टोटल पता चला कि 24 लाख रुपए इस महीने में बैलेंस बचा है जो रिफंड काटने के बाद, ट्रेजरी देखेगी कि साहब हमारे पास तो 22 लाख ही है। फिर पता चलेगा किसी को डबल रिफंड हो गया, कम जमा हुआ, जो भी। ठीक है, अगर मैच हो जाता है तब तो वो ट्रेजरी क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट दे देगी कि भाई हाँ इतना पैसा जो पाया गया, जो आपके हिसाब से स्टेटमेंट के अनुसार है, वही पैसा हमारे खाते में आ गया। लेकिन अगर कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज से पहले क्लियर करेगा, उससे पूछेगा कि भाई कहाँ अंतर आ रहा है, चेकिंग कीजिए। ठीक, बात समझ आ गई। ओके, और जो ये स्टेटमेंट देगा मंथली स्टेटमेंट जो कंसोलिडेटेड, उसमें हेड वाइज आपको फाइन शो करना होगा कि फाइन किस किस नाम पे। जैसे कुछ अलग अलग कानून है, पशुओं पे क्रूरता का फाइन अलग है, पब्लिक में टॉयलेट कर रहे हो उसका फाइन अलग है, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग जो है वो फाइन है। तो हेड वाइज बताना पड़ेगा, इस नियम के तहत ये फाइन, इस नियम के तहत ये फाइन। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट बन रहा है, कुछ ऐसे भी फाइन होते हैं जो किसी दूसरे को पेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर के सामने टॉयलेट करते पाए गए, पेनल्टी तो लगाई, फाइन तो लगाया 200 रुपए का। ठीक है, लेकिन मान लो नियम ऐसा है कि जिसके घर के सामने कर रहे हो उसको आप हर्जाना दोगे, तो फाइन कलेक्शन तो हुआ, लेकिन ये पेबल है किसको, उस घर के मालिक को।
तो क्या ये सरकार का राजस्व है? नहीं, तो इसको उस स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है। या ज्यादातर ऐसे फाइन होते हैं जो लोकल जो अथॉरिटी होती है ना, नगर पालिका, नगर निगम, उसके पास जाते हैं। फाइन लगाता तो कोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो राजस्व किसका बनता है? उस लोकल अथॉरिटी का, ठीक है। तो इनको आपको शामिल नहीं करना है, इसको आपको हटा के रखना है। मतलब बेसिकली फाइन स्टेटमेंट में सिर्फ कौन कौन से फाइन पेनल्टीज आएगी? जो सरकार के राजस्व का हिस्सा बन रही, ठीक है। जो म्युनिसिपल बोर्ड या थर्ड पार्टी को दे उसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? ओके। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सरकार के जो राजस्व होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप समझ लीजिए मुख्य जो सरकार के राजस्व के स्रोत होते हैं, ठीक है, ये जितने भी विभाग हो गए जो सरकार को रेगुलर आय देते हैं, ठीक है। तो इनकी मॉनिटरिंग तो कैसे होती है? हर विभाग का जो एचओडी है वो हमने कहा था जिम्मेदार होता है रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वहां का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो जिम्मेदार होता है असेसमेंट हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सरकार की कुछ अन्य आय भी होती है जिनको कहते हैं मिसलेनियस डिमांड्स। ये कैसी होती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई दूसरे राज्यों से आप कुछ हिस्सा मांग रहे हो पैसों का, ठीक है, कोई लोन दे रखा है उसकी रिकवरी, उसके ऊपर कुछ ब्याज मिलना था। अन्य जो आय होती है छोटी मोटी सरकार की, तो इन अन्य आय के लिए क्या अलग से कोई विभाग बनाया जाए? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जैसे लोन वाला मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी आता है, ठीक है। दूसरे राज्य से कोई हिस्सा मिल रहा है, मान लो वहां पे आपने कोई भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी है 20%, तो वहां से आपको राजस्व मिलता है, ये विद्युत विभाग के अंडर आता है। समझ गए? अलग अलग विभागों के ऐसे मिसलेनियस डिमांड्स होती है। तो इसके लिए सरकार ने कहा ये जो मिसलेनियस डिमांड्स है इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एजी की होगी। जो अकाउंटेंट जनरल है वो ये देखेगा कि ये जो मिसलेनियस डिमांड्स के तहत जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा टाइमली रियलाइज हो रहा है, वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रूल नंबर 37 यही कहता है एजी सरकार के मिसलेनियस डिमांड्स के रियलाइजेशन को देखेगा, इनकी वसूली को देखेगा। इसके लिए कोई अलग से विभाग नहीं है। सामान्यतः जो डिमांड होती है सरकार की, जो सरकार की वसूली है, वो कौन देखता है? उस विभाग का विभागाध्यक्ष, एचओडी या उसका नियंत्रण अधिकारी उस विभाग का, वो देखता है। लेकिन जो मिसलेनियस डिमांड्स होती है, मैंने बता दिया मिसलेनियस डिमांड्स किसको कहते हैं, ये इस तरह की डिमांड्स, इनकी कौन देखेगा वसूली? वो क्या कहते हैं? अकाउंटेंट जनरल। क्लियर? ओके। अब लास्ट पड़ाव पे कुछ और बातें देख लीजिए, बस आज के लिए ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लास्ट पार्ट है, सरकार का कोई रेवेन्यू है, कोई राजस्व है, ठीक है, या तो राजस्व है या रेवेन्यू का कोई क्लेम है। दोनों बातों में फर्क समझिए। एक तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू किसे कहेंगे? जैसे वो अपना आज मेरे जबान पे अटक गया है, जलदाय विभाग। जलदाय विभाग ने जो बिल जारी किया, बिल इश्यू किया, ठीक है, कितने का? मान लो 1000 रुपए का बिल जारी किया, तो ये 1000 रुपए सरकार का क्या बनने वाला है? रेवेन्यू बनने वाला। सरकार ये पैसा मांग रही है किसमें? मान लो मिस्टर ए को ये बिल दिया गया, तो मिस्टर ए में ये पैसा सरकार मांग रही है, ठीक है। या समझिएगा, इस जलदाय विभाग ने क्या कर रखा है, किसी एक कॉलोनी में 10 नल दे रखे कनेक्शन, ठीक है। इन 10 कनेक्शन से हर महीने आपको, आप बिल जारी करते हो, पैसा मिलता है, ठीक है। तो इन 10 कनेक्शन का जो अधिकार है, जो राइट है, इनकी जो मेन पाइपलाइन है, वो आपने क्या कर दी? किसी और थर्ड पार्टी को दे दी। जैसे किसी दूसरे विभाग को दे दी, किसी पर्सन दे दी कि आप उसकी देख रेख कीजिए, पैसे की वसूली भी आप कीजिए। तो कहने का मतलब सरकार यहाँ तो कोई रेवेन्यू को छोड़ रही है, मतलब कोई ऐसा बिल का अमाउंट मिल रहा है, कोई रेवेन्यू को क्या कर रही है? रेमिट कर रही है, माफ कर रही है। या कोई रेवेन्यू के क्लेम को, कोई दावा जो आपका है उसको आप क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। मतलब कुल मिला के दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है? सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या तो आप राजस्व को माफ कर रहे हो, छोड़ रहे हो, छूट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये नियम लागू होंगे। क्या कहते हैं? रेमिशन या अबेंडनमेंट ऑफ क्लेम टू रेवेन्यू। रेमिशन यानी माफी, अबेंडनमेंट यानी छोड़ देना, किसको?
रेवेन्यू के क्लेम को। ठीक है, ओके। तो क्या कहता है रूल 38, बिना सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की स्वीकृति के रेवेन्यू को माफ या छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कि जो सक्षम अधिकारी बताए गए हैं उनकी अनुमति से ही ये रेवेन्यू में माफी दी जाएगी। जैसे जलदाय विभाग के नियमों के अनुसार अगर लिखा हुआ है कि भाई 1000 रुपए तक के बिल जो है वो 1000 रुपए तक के बिल की माफी कौन कर सकता है, मान लो बोला गया कि चीफ इंजीनियर जो है इनके विभाग का, उसके पास ये शक्ति है, तो ये सक्षम अधिकारी ही कर सकता है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही उसको माफ कर सकती है। मान लो बोला गया 1000 से 10,000 की जो माफी है वो सेक्रेटरी लेवल पे होगी। ठीक है, 10,000 से ऊपर की है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट माफ करेगा। तो जो ये सक्षम अधिकारी है सिर्फ यही लोग क्या कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। पहला नियम तो ये सिंपल सा कि सक्षम अधिकारी के बिना कोई भी रेवेन्यू छोड़ा नहीं जाएगा। अगला रूल देखिए, अब जो सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, समझिएगा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, क्या, एक तो सरकार के मुख्य राजस्व होते हैं जो मेन रेवेन्यूज होते हैं, एक अन्य जिनको हम क्या कहते हैं, मिसलेनियस डिमांड्स। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एजी जिम्मेदार है। जो मुख्य राजस्व है, जितने भी सरकार के विभाग है उन सब के विभाग के एचओडी जिम्मेदार है। अब ये जो विभाग होते हैं ये भी दो तरह के विभाग होते हैं। एक विभाग को बोला जाता है मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट, एक होते हैं माइनर रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा हो, ऐसे विभाग जो सरकार को, जिनका काम ही क्या है, सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करना मेजर बड़े स्तर पे। जैसे सरकार का जो एसजीएसटी डिपार्टमेंट है वो जीएसटी कलेक्ट करता है, उसका तो काम ही क्या है, टैक्स इकट्ठा करना। कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, जो वैट लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब वराब के ऊपर, तो ये मेजर रेवेन्यू, साल भर इसका काम ही क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, खनिज विभाग, ये मेजर सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। इनका काम मूलतः क्या है, सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करना। ठीक, समझ गए। दूसरे होते हैं माइनर, जो छोटे मोटे पैसे इकट्ठा, पैसा तो ये भी करते हैं लेकिन इनका मेन काम ये नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग, आप समझिए, शिक्षा विभाग का काम क्या है, शिक्षा देना। क्या कोई बड़ा राजस्व यहाँ से प्राप्त होता है, होता होगा, मतलब प्रति स्टूडेंट 50 रुपए साल की नॉमिनल फीस लेते हैं। ठीक है, तो सरकार के मान लो 1 लाख स्टूडेंट है तो 50 लाख रुपए आते होंगे। ठीक है, और भी छोटी मोटी कोई फीस या कुछ, लेकिन मेजर नहीं है। चिकित्सा विभाग, इससे भी कुछ नहीं, रिसिप्ट कटती है 10 रुपए की जरूर करती है, लेकिन कोई मेजर रेवेन्यू नहीं है। यहां आप किसी के 10 रुपए एक रिसीट के छोड़ भी दिए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप समझ रहे हो बात। किसी की फीस माफ कर दी हेडमास्टर ने तो सरकार को कोई राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। तो सरकार ने इनको क्या बोला, माइनर रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजस्व में कोई माफी देना या राजस्व को छोड़ देना। अब बताओ सरकार को कौन से विभागों के लिए चिंता करनी चाहिए। हम प्रावधान पढ़ रहे हैं किससे संबंधित, कि सरकार अगर कोई नियंत्रण अधिकारी क्या करे, रेवेन्यू के क्लेम को छोड़ दे। ठीक है, तो कौन से में चिंता करनी चाहिए, जाहिर सी बात है चिंता करनी चाहिए इन विभागों की, कि इन विभागों के अंदर कोई भी रेवेन्यू माफ नहीं करेगा या रेवेन्यू छोड़ेगा नहीं। समझ गए। ये माइनर डिपार्टमेंट में क्या लोड लेने की जरूरत है, नहीं, इनमें छोड़े करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनल पैसा होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है रूल 39 के अंदर कि सभी जो मेजर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट, जो मेजर रेवेन्यू सरकार के लिए बड़े स्तर पे रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ऐसे जितने भी विभाग है, जैसे लैंड रेवेन्यू, ठीक है, स्टेट एक्साइज, सेल्स टैक्स, ये जो विभाग है इनके जो एचओडी है, मुखिया जो है इनके विभागों के, हर वर्ष 1 जून को
ठीक है। जो एजी है अकाउंटेंट जनरल को, उसको फॉर्म है एक निर्धारित जीए, मैं बता देता हूं कौन सा है। जीए 11, जीए 11, उसके अंदर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। किस बात का स्टेटमेंट? ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू एंड अबेटमेंट ऑफ क्लेम टू रेवेन्यू। समझ आ गई बात? जितने भी मेजर रेवेन्यू अर्न करने वाले विभाग है, ठीक है, उनका जो मुखिया है एचओडी, वो हर साल 1 जून को एक स्टेटमेंट देगा। किसको? अकाउंटेंट जनरल को। ये जीए 11 के अंदर उसमें क्या बताएगा कि इस पिछले साल के दौरान हमारे विभाग के अंदर कितनी रेवेन्यू हमने छोड़ दी, माफ कर दी, इग्नोर कर दी, जो हमने कलेक्ट नहीं की, राजस्व माफी कर दी या क्लेम छोड़ दिया, ठीक है, उसकी जानकारी देगा इस स्टेटमेंट में। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ 500 रुपए से ऊपर वाले जो छोड़े हैं वही लिखने हैं। मतलब कोई 500 250 रुपए किसी को माफ कर दिए तो वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। 500 से अधिक, ठीक है। क्या बताना है उसके अंदर? जो स्टेटमेंट होगा इसमें आपको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करना है। किस आधार पर माफी दी गई, कितनी राशि थी और उसका एक्सप्लेनेशन, क्या कारण थे माफी देने की। समझ गए? ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर आपको बताना है, ठीक है। मेनली इस ग्राउंड पे आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब, जैसे एमनेस्टी स्कीम आई थी, उस योजना के तहत टोटल 10 करोड़ माफ किए गए। फिर गवर्नर के ऑर्डर से 5 करोड़ माफ किए गए। किस आधार पे किए गए? तो अलग अलग आधार पे कितना कितना पैसा आपको उस स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन करके देना पड़ेगा, ठीक है। जो माइनर रेवेन्यू अर्न करने वाले विभाग है उनको एजी को बताने की जरूरत नहीं है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये स्टेटमेंट देंगे। वित्त विभाग को जरूर बताएंगे कि साहब हमने ये पैसा माफ किया, ठीक है, लेकिन कोई लोड लेने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 40, हर विभाग इस रेमिशन और अबेटमेंट से संबंधित रूल्स बनाएगा कि क्या आधार होना चाहिए, किस क्राइटेरिया पे माफी की जाएगी, ठीक है। जैसे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके अलग नियम होंगे कि कब हम रेवेन्यू माफ करेंगे। हर विभाग का अपना होना चाहिए। रूल 41, हर विभाग अपने अधीन जितने भी कार्यालय हैं उनमें रिसीट्स यानी प्राप्तियों की इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट करवाएगा। समझ गए? हर जो विभाग है उस विभाग के नीचे जितने भी कार्यालय हैं जहां पैसे प्राप्त किए जा रहे हैं, उन कार्यालयों की आपकी क्या करवानी है? इंटरनल ऑडिट करवानी है, आंतरिक अंकेक्षण जांच करवानी, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रुक जाना चाहिए। चैप्टर 4 जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा ये इस तरह के बेहतरीन नोट्स आपको आगे भी प्रोवाइड करूं। बस आप जो मैंने शुरुआत में बात बोली उसकी प्लीज पालना करना और कल टेस्ट जरूर देना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।